नमस्कार। लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज ठाकुर। आप सभी के बीच में एक खास शख्सियत के साथ आज बातचीत करने वाले हैं। चेतन सिंह ब्राक्टा हमारे बीच में शामिल है, भारतीय जनता पार्टी के नेता। चेतन ब्राक्टा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम स्ट्रीम में। धन्यवाद मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं, आपकी घर वापसी हुई है भारतीय जनता पार्टी का, एक बार फिर से आप अंग बन गए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद मनोज जी। बहुत ही खास ये यहां पर लाइव है और एक बहुत ही ऐसी चीज सामने यहां पर आई है जो होनी नहीं चाहिए सोसाइटी में, और उसी कॉन्टेक्स्ट में हम यहां पर बातचीत करने वाले हैं। चेतन जी, पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर आपके स्वर्गीय पिता नरेंद्र बरागटा जी को लेकर के जो है वो टिप्पणियां की गई है। आपको लेकर के मैं सीधा सवाल पे ही आ रहा हूं। आपको लेकर के जो है वो जाति सूचक शब्द कहे गए हैं, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? आखिर कौन है जो इस तरह की टिप्पणी कर रहा है और किस मोटो से कर रहा है? देखिए मनोज जी, बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ है कुछ दिनों पहले जो ये सारा प्रकरण हुआ है। चाहे मेरे पिताजी स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी पे जिस तरह से शब्द यूज किए गए हैं और वो सोशल मीडिया में वायरल भी हो रहे हैं। मैं यहाँ से उन शब्दों को नहीं बोल सकता। साथ ही साथ मेरे पे जाति सूचक शब्द, कास्टिज्म रिमार्क्स किए गए हैं। और मुझे लगता है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में इस तरह का जो एक वातावरण हमने इससे पहले कभी नहीं देखा, ये इस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है। और ये बड़े, अगर मैं इसको मैं भावुक होकर नहीं, और मैं बहुत ही जिसको मैं बोलता हूँ, इसको थोड़ा एनालिसिस करके करने के बाद मैं इस बात को बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये मैं रिमार्क्स आपको दे रहा हूँ। ये बहुत सोची जी। समझी रणनीति है। जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी में वापसी हुई है, तब से लोग, कुछ लोग को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है और वो इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, ध्यान भटका रहे हैं। पर बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ है। कई बार तो ऐसा मन करता है कि सबको छोड़ दो। अगर इस तरह का हम लोग तो सिर्फ डेवलपमेंट ओरिएंटेड लोग हैं। कैसे हमारा जो क्षेत्र है वो आगे बढ़े, कैसे बागवानी आगे बढ़े, इसको लेकर हम हमेशा तत्पर और संघर्ष करते रहेंगे। पर इस तरह का जो अब्यूजेस, जिस तरह की बहुत अभद्र टिप्पणियां, जिसमें मैं शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल भी नहीं बिल्कुल, कर हमने सकता, पढ़े जिस तरह पढ़े शेयर वो किया, शब्द, वो बहुत ही बहुत भद्र अनफॉर्चुनेट है। शब्द लिखे हैं। जी। और ठीक है, चेतन जी, आपने क्या? आपको मेरे से तकलीफ हो सकती है। ठीक है, मैं जिंदा हूँ, मेरे पे आप जो मर्जी बोलिए। पर जी। स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी पर आप ऐसी टिप्पणी कर सकते हैं, और उस क्षेत्र के लोग कर सकते हैं, और ऐसे दूसरी विपक्ष की पार्टियां कर सकती है, वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। विचार की लड़ाइयां होती है, मैं मानता हूँ। आपके जी। डिसलाइक्स और लाइक्स होंगे, आपका एक अलग एजेंडा होगा, हमारा अलग एजेंडा होगा, पर अब्यूजिव लैंग्वेज नॉट एक्सेप्टेबल। चेतन जी, आपको क्या लगता है आखिर कौन ये लोग है? हालांकि अगर हम बात करें यहाँ पर जेएनके, जहाँ जो भाजपा का पूरा काइंड ऑफ कहे कुनबा है, वो आपके साथ यहाँ पर एकदम से आ गया है और इस रिगार्ड में यहाँ पर आगे कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल पाई है, आखिर कौन है ये लोग जो इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं? क्या आपके अपने ही लोग हैं या फिर कोई और? देखिए, आज 4 जगह शिकायत की गई है, 3 जगह शिकायत की गई है। एक कोटखाई थाने में शिकायत की गई है, दूसरी जुब्बल में की गई है, और शिमला में भी की गई है एसपी साहिबा के सामने। और जी। चौथा, मैंने खुद अभी थोड़ी देर पहले, जब मैं आपसे आपसे बात करने, जब ये मैं लाइव हुआ, उससे पहले मैंने भी साइबर क्राइम में इसकी मैंने शिकायत करी है, क्योंकि जी। इसका सच्चाई का बिल्कुल पता होना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए। एक युवा कांग्रेस जुब्बल करके, उनकी जी। आईडी से कास्टिज्म रिमार्क्स हम लोगों पे किए गए, जाति सूचक शब्द यूज किए गए। और ये पूरे इलाके के लिए एक बहुत ही बहुत बड़ा धब्बा है। एक पूरे इलाके के लिए इस तरह की राजनीति, इस तरह के जो शब्द है, कभी इस्तेमाल मैंने कभी नहीं देखे, इनफैक्ट कभी भी नहीं हुए होंगे। एक वातावरण को वहां पे धूमिल करने की कोशिश की है। दूसरा, जी। स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी पे कोई आईएनसी के स्पोक्समैन है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, कोटखाई बाजार से जी। वो जी। ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने भी मतलब जिसको मैं बोलूँ, गाली उन्होंने सोशल मीडिया पे दी है। अब वो जी। मेरे को बताया गया है कि वो सफाइयां दे रही है कि उनकी हैक हो गई थी आईडी। तो अगर हैक हो गई थी आईडी, तो आपने जो रिमार्क्स दिए थे वो कम से कम कुछ दिन पहले दिए थे, जब शायद हमारी एंट्री भारतीय जनता पार्टी में हुई थी। जी। जी। उसके जी। बाद आपने रिमार्क्स दिए थे जो अब्यूजिव रिमार्क्स। तो उनको कल रात को या आज सुबह ही क्यों याद आया कि उनकी जो आईडी है वो हैक होगी? और वैसे भी देखिए मनोज जी, आप भी उसी स्फीयर से आते हैं, उसी डोमेन से आते हैं जिससे मैं आता हूँ। आईटी में जी। फुटप्रिंट्स, डिजिटल फुटप्रिंट्स आ जाते हैं, वो छुपते जी। नहीं है। शायद बिल्कुल। महीना लगेगा, 15 दिन लगेंगे, पर लोगों के सामने ही सच्चाई आएगी। एंड आई विल इंश्योर दिस कि ये जो व्यक्ति है, दोनों व्यक्ति है जिन्होंने कास्टिज्म रिमार्क की और स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी पे उन्होंने अब्यूजिव लैंग्वेज की है,
they'll be brought to the books. I will not spare them. जी चेतन जी, यहाँ पर हम ये भी यहाँ पर जानना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो हो ही रही है कार्रवाई, चेतन ब्रागटा अपने लेवल पर जो है वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके पिता को लेकर के भी इस तरह की टिप्पणियां की गई है, जिन्होंने बागवानी के लिए या कहे हिमाचल प्रदेश में जिनका एक ऐसा योगदान रहा है जिसे कभी भुलाया नहीं भुलाया जा सकता, उन वैसी शख्सियत पर इस तरह की टिप्पणी करना कहीं भी जो है वो सही नहीं होता, उचित नहीं होता। तो ऐसे में आपकी भावनाएं भी काफी जुड़ी होंगी, आप अपने लेवल पर यहां पर क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, मुझे कल रात को जब ये कास्टिज्म रिमार्क, जाति सूचक शब्द जो इस्तेमाल किए गए थे उसका पता चला, तो मैंने हम्म ज्यादा उस पर रिएक्ट नहीं करा। हमारे लोग का टेम्पर्स बहुत हाई हो गए थे कल रात से। हम्म मुझे पता है मुझे कैसे सारे जो एक वातावरण को कैसे उसको डिफ्यूज करना पड़ा। सुबह मेरे मेरे पास ये वाला जो इशू था ये सुबह ही आया, जिसमें जी बरागटा जी को जो अब्यूजिव लैंग्वेज थी, तो मैं बहुत पीड़ा में चला गया था। देखिए, मेरे को बहुत धक्का हम्म लगा था। ठीक है, विचारिक, जैसे मैंने आपको बोला, विचारिक मतभेद हो सकते हैं, पर आप जी गालियां गलौज करने लग जाए उस व्यक्ति के लिए जिसने इस इलाके लिए काम करा है, जिसकी बिल्कुल, जिसको बोलता हूँ स्पिक एंड स्पैन उनकी इमेज रही हो, किसी तरह का उनपे कभी भी उनके हम्म पॉलिटिकल लाइफ में उनपे कोई कोई उंगली उठा कर नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति के हम्म अगेंस्ट आप गाली दे दे। और वो मेरे पिताजी थे, तो जो पहला वाला इश्यू था उसको भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ के जो लोकल लेवल पे उस पर इश्यू उठाया। दूसरा भी ऑब्वियसली जो जी बरागटा जी से, क्योंकि सब लोग इमोशनली जुड़े हुए हैं, मेरे को पता है हम्म सुबह, कल रात से लेकर सुबह तक कैसे मैंने चीजों को डिफ्यूज करा है। और मैं आपको बता रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती थी जिस तरह से ये जी टिप्पणी करी गई है, पर मैं बधाई देता हूँ हमारे लोगों को, कार्यकर्ताओं को। उन्होंने किस तरह से कोई भी उल्टा काम नहीं किया जैसे दूसरी विपक्ष की पार्टी ने किया, और शायद वो चाहते हैं कि हम इस तरह का कोई स्टेप लें। मैंने हम्म पर्सनल लेवल पे, क्योंकि ये मेरे फैमिली की इज्जत को डिफेम किया गया है, हमारे को डिफेम हम्म किया गया है, बरागटा जी को, स्वर्गीय बरागटा जी को डिफेम करने की कोशिश की है। मैंने थोड़ी देर पहले, अभी मेरे ख्याल से आधा घंटा पहले, लिखित तौर पे मैंने साइबर क्राइम को शिकायत करी है, और वो व्यक्ति बचेगा नहीं, क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट छुप नहीं सकते। जी चेतन जी, क्या ये आपकी घर वापसी यहाँ पर हुई है, भारतीय जनता पार्टी को मजबूती यहाँ पर मिली है और इसमें कोई भी दोहराए नहीं है, तो क्या चेतन ब्रागटा को डीमोटिवेट करने के लिए एक प्लान्ड तरीके से ये यहाँ पर किया गया हो कि भी पहले अब आपको लेकर के जो है वो जाति सूचक शब्द कहे गए, उसके बाद फिर स्वर्गीय नरेंद्र ब्रागटा जी को लेकर के अब्यूसिव लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल की गई, क्या ये सोची समझी साजिश इसे आप यहाँ पर मानते हैं कि चेतन ब्रागटा को डिमोटिवेट किया जाए, जैसा कि आपने कहा भी कि भाई एक बार मन करता है कि भी सबको छोड़ छाड़ के कुछ और करें, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं, देखिए, क्या मैं इससे आप बिल्कुल इसको घबराने मान, वाले हैं? नहीं, घबराने वाला तो नहीं हूँ। नरेंद्र बरागटा का बेटा हूँ, तो मेरे को लगता है नहीं, मेरे को इन चीजों को देखना, मतलब मैं इन चीजों से कभी बॉक डाउन होने वाला नहीं हूँ। पर आपको क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। हमारी एंट्री जी हुई, आज तक ये जो कांग्रेस बिल्कुल चुप बैठी थी, हमारे सामान्य विधायक चुप बैठे थे, एकदम वो मीडिया में आने हम्म, शुरू हो गए, दिखने लग गए लोगों को। जी इनके यूथ कांग्रेस के कुछ लोगों ने 1.5 घंटे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और 1.5 घंटे तक वो क्या बोलते रहे, किसी को कुछ समझ नहीं आया, किस किस विषय पे वो हम्म बात करते रहे। लगातार मुझे हम्म घेरने की कोशिश की गई, भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की गई, जबकि विधायक इनका है, इनको इनकी जवाबदारी हम्म बनती है। उसके बाद तीसरा ये तरीके से अब्यूजिव लैंग्वेज और कास्टिज्म रिमार्क्स हम पे की गई। तो मेरे को लगता है ये एक सेट पैटर्न और ट्रेंड था, मेरे को बिल्कुल, जैसे आपने वर्ड बोला, मेरे को डीमोटिवेट करने के लिए। हम्म। परंतु संघर्ष जारी रहेगा, और इन लोगों का पर्दाफाश मैं करूंगा, जो मर्जी हो जाए। जी चेतन जी, आपने कहा कि यहाँ पर कांग्रेस का जो है वो विधायक है जेएनके की, अगर हम बात करें तो उन्हीं पर अब आना चाहेंगे। अभी जो पीछे बाई इलेक्शंस हुए थे उसके बाद से लेकर के अब तक क्या डिफरेंसेस, क्या चेंजेस, क्या डेवलपमेंटल वर्क्स आपने जो है वो वहां पर देखे हैं, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आप किस तरह से देखते हैं उन सभी चीजों को? मैं, देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपके कलीग से, प्रेस के कलीग से बात कर रहा था, तो मैंने जी बोला, देखिए, सबसे बड़ा आदमी उसको माना जाता है जो पब्लिक में आए और अपनी गलती को माने। हम भी मान जाएंगे, इंसान से ही गलती होती है ना मनोज जी। जी अगर इनके व्यक्ति जो, जिन्होंने इस तरह की टिप्पणी करी है, कास्टिज्म का रिमार्क्स और बरागटा जी के अगेंस्ट अब्यूजिव लैंग्वेज, उनको आकर माफी मांगनी चाहिए। इस उसमें जी जाएंगे कि हैक हो गया, वो हो गया, वो तो पकड़े जाने हैं थोड़े दिनों में, कोई प्रॉब्लम जी नहीं है। और एज ए लीडर रोहित ठाकुर जी शुड स्टेप इन, और उनको जी बाहर आना चाहिए और अपने लोगों को डिसिप्लिन करना चाहिए, और पब्लिकली उनके भी हाथ पे उनको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो लोग उनके हैं ना। आज आज अगर हम्म किसी किसी पे कोई सवालिया निशान है, तो रोहित ठाकुर जी पे सवालिया निशान है कि वो क्यों चुप हम्म चुप है इस पूरे विषय पे। क्या वो बरागटा जी हम्म को के लिए अब्यूजिव लैंग्वेज को अप्रूव करते हैं? इस पूरे इश्यू को हम्म, ऑलमोस्ट 12 घंटा हो गया है, मेरे पे जी जाति सूचक का शब्द पे इस्तेमाल किया गया, क्या इसको अप्रूव करते हैं? तो आइए ना, आप हम्म बोलिए कि
जो भी हो उसको उन पे डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे, पर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब रही आपका दूसरा सवाल कि उन्होंने क्या काम करा, देखिए मैं तो बड़ा क्लियर हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक चैनल ने उनका इंटरव्यू लिया था, और उस इंटरव्यू में उन्होंने जी। पूछा, हम जी आप बताइए आपके क्या काम है, तो उन्होंने ठियोग हम्म। घाटकोटी रोड का उल्लेख किया। उससे पहले मैंने उनका एक हम्म। और वीडियो देखा जिसमें उन्होंने बोला, इलेक्शन टाइम का बिल्कुल जब शायद 2-3 दिन बच गए थे पोल्स को, तो उन्होंने बोला था हम्म। कि मैं टूरिज्म को लेकर बहुत ज्यादा यहाँ पे मुखर होऊंगा, और टूरिज्म को हम नई स्कीम्स लेकर आएंगे। तो रोहित जी आप बता दीजिए कितना टूरिज्म को लेकर आए। नंबर 2, हम्म। ठियोग घाटकोटी रोड वो हमेशा 2012 से लेकर 2022 तीसरा इलेक्शन आ गया है, वो ठियोग घाटकोटी रोड ही बोलते रहते हैं। कुछ आंकड़े मैं कुछ दिनों बाद आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैं देखिए, मैं मॉडर्न पॉलिटिशियन हूँ। मैं हम्म। मॉडर्न सोच के साथ आया हूँ, और जब मैं कुछ बोलूंगा तो उसको मैं डेटा बैक्ड बोलूंगा। आप उसको रिफ्यूट जी। करिए। हम रिटोरिक्स नहीं बोलेंगे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, स्पीचेस देने वाला काम। मैं फैक्ट के साथ कुछ दिनों में आऊंगा और उनसे जरूर इस बारे में क्वेश्चन करूंगा कि उन्होंने काम काम चाहे टेओघाटकोटी रोड को लेकर, चाहे किसी और विषय को लेकर, उनका जो पूरा ओवरऑल 9 महीने 10 महीने का जो परफॉर्मेंस रहा है वो बिल्कुल पुअर रहा है। क्या चेतन ब्रागटा की भाजपा वापसी से कांग्रेस डर गई है? आपको क्या लगता है? जैसे कि आपने कहा कि 1.5 घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, ना जाने क्या अनाप शनाप बातें की गई, आपको घेरने की कोशिश की गई। ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी में आपकी एक बार फिर से वापसी हो गई है, किस तरह से आप इसे यहां पर देखते हैं कि पहले कुछ दिन आप दूर रहे अपने घर से, अब एक बार फिर से घर में जाना हुआ है? मेरा दिल तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ ही था। मैं हमेशा बोलता हम्म। था मैं भगवा का साथ कभी भी नहीं, भगवा में था और भगवा में ही रहूंगा। तो इसलिए मेरे को लगता है हम्म। कोई ऐसा इश्यू नहीं था। दूसरा जो रहा कि हम कैसे इसको जो हमारे विधायक हैं, इनको तो मैं जैसे आपको भी अभी मैंने बताया कि हम इसको पूरा इस इश्यू को लेकर हम जाएंगे, और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है डिस्टर्ब हैं सब लोग ये कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम्म। बागवानी के हम्म। इशू को लेकर कुछ दिन पहले हमने आंकड़े लोगों के सामने रखे। तो जो हमारे कांग्रेस के हम्म। मित्र थे, जो आज से पहले शायद जो बागवानी को लेकर जयराम ठाकुर जी ने काम करे, जो ठाकुर जयराम जी ने काम करे हैं, उसको हम्म। लेकर हम लोग कम्युनिकेशन अपना संवाद जो हमने कराया करा है जब से हमारी वापसी हुई, तो उसको लेकर भी शायद वो डिस्टर्ब हुए हैं, तभी वो अनाप शनाप चीजें बोले जा रहे हैं। और मुझे लगता है लोगों के सामने अगर हम अपनी कम्युनिकेशन क्लियर रखेंगे तो लोग अच्छी तरह से डिसाइड कर पाएंगे कि उन्होंने 2022 में किस तरफ जाना है। जी, आपने बागवानों की यहां पर बात की। आजकल बागवान काफी परेशान चल रहे हैं। 25 तारीख को जो है वो 25 अगस्त को आने वाली को अडानी के जो स्टोर्स हैं उनका घेराव किया जाएगा। 17 तारीख को जेल भरो आंदोलन किया गया था। बागवान काफी निराश हताश चल रहे हैं। चेतन ब्रागटा एक ऐसी फैमिली से, एक ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जिनके पिता स्वर्गीय नरेंद्र ब्रागटा जी ने बागवानी के क्षेत्र में ना जाने क्या कुछ किया होगा, रेवोल्यूशन लाया था उन्होंने। तो आप किस तरह से बागवानों की बात सरकार के समक्ष रख रहे हैं, और कब तक बागवानों को राहत मिलने वाली है? जो जो उनका 20 सूत्रीय मांग पत्र है, उनका कहना है कि कुछ मांगों पर यहां पर सहमति बनी थी, लेकिन अभी वो ऑन ग्राउंड नहीं आ पाई है। चेतन ब्रागटा कैसे यहां पर बीच की कड़ी निकल करके आएंगे, जो कि क्योंकि आपकी जो बेल्ट है वहां पर किसान बागवान बहुत ज्यादा है, तो कैसे सामंजस्य एक बैठ पाएगा सरकार के बीच में और किसानों बागवानों के बीच में? देखिए, ऑब्जेक्टिव सेम है। बागवानों का बेटरमेंट हो, बागवान आगे बढ़े, उनकी आमदनी बढ़े, वो लगातार आगे प्रोग्रेस करें, विकास करें। और बागवानी जो हमारा क्षेत्र है, जो हम 5-5.5 हजार की जीडीपी बोलते हैं, वो उसमें ज्यादा इजाफा हो, इंक्रीज हो, उसको क्या करना जी। पड़ेगा। हमारे को बहुत चीजें हैं इसमें जो फंडामेंटली हमारे को बड़ी चीजें इस पे हमारे को बदलाव करने की जरूरत है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेकर इनके साथ आना पड़ेगा। मैं उस विषय पे जी। नहीं जा रहा हूँ, बहुत लंबा विषय हो जाएगा। परंतु देखिए, जब आप मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जा रहा हूँ। जब हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई थी, इंडिपेंडेंस की लड़ाई थी, उसमें सुभाष चंद्र बोस जी भी थे, उसमें महात्मा गांधी जी भी थे, उसमें चंद्रशेखर जी भी थे और भगत सिंह जी भी थे। इनके सबके रास्ते अलग अलग थे, पर वो सब चाहते थे कि भारत आजाद हो। तो जो ये हमारे कुछ जो हमारे किसान नेता हैं, जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं, वो सब चाहते हैं कि बागवानी बढ़े। उस तरह से हम भी चाहते हैं। सबके रास्ते अलग अलग है, पर एंड ऑफ द डे सबके ऑब्जेक्टिव एक ही है, ऑब्जेक्टिव एम एक ही है कि बागवानी आगे बढ़े। अब कुछ संवाद करके कर रहे हैं, अब कुछ शायद जेल भरो आंदोलन करके कर रहे हैं। तो सबके अपने तरीके हैं। मेरा अपना तरीका बड़ा क्लियर है, और ऐसा नहीं है कि हम इसको अभी से कर रहे हैं, बहुत पहले से हम इसका संवाद कर रहे हैं। चाहे वो पीपीसी सेंटर में जो रिस्टोर की गई है सब्सिडीज और दवाइयाँ, चाहे वो 20 करोड़ की लागत, 20 करोड़ जो सब्सिडी में थे पैसे जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स को दे दिए गए हैं, ऑलमोस्ट 8.61 करोड़ का जो
MIS का पैसा था वो दे दिया गया। सबसे बड़ी अगर ऐतिहासिक MIS की जो इंक्रीज हुआ वो ठाकुर जयराम जी के टाइम में हुआ, वो ऑलमोस्ट ₹3.5। अगर मैं थोड़े से आंकड़े आपके साथ शेयर कर लूं तो जी, जी, 2013-17 जरूर। तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, सिर्फ ₹1 बढ़ा 50 पैसे फर्स्ट ईयर में और हम्म 50 पैसे लास्ट ईयर में। तो ₹1 और हमने हम्म ₹3.5 बढ़ा दिया। तो ओवरऑल जो स्टेट सब्जेक्ट आप उसको समझना पड़ेगा, जी स्टेट सब्जेक्ट में जितने भी विषय आते हैं ठाकुर जयराम जी के सामने या हॉर्टिकल्चर के इश्यूज को लेकर, वो उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश करी है और बिल्कुल करी है। अब कुछ इश्यू सेंटर को लेकर है। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको छोटा सा एक एक्सपोर्ट। एग्जांपल देता हूँ कि इम्पोर्ट। जो इंपोर्ट ड्यूटी वो बढ़ा दी, किसने बढ़ाई? 30 से 50% हम्म अटल जी और स्वर्गीय इंदिरा राक्टा जी ने जब धूमल सरकार की हम्म गवर्नमेंट थी तब बढ़ाई थी। अब हम्म बाउंड रेट किसने साइन किया? वो यूपीए गवर्नमेंट ने साइन किया। अब आप उसको इंक्रीज नहीं कर सकते, तो उसमें उसमें हम्म अब जयराम ठाकुर जी क्या करें? वैसे ही कि बैंकों के सारे ऋण माफ कर दो, तो ये तो दिस इज नॉट अ हम्म स्टेट सब्जेक्ट ना। ये ऐसी चीजें हैं जो शायद सेंटर के साथ चीजें होंगी। अब जैसे जैसे मैंने आपको थोड़ा सा एग्जांपल इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह, वैसी जो चीजें स्टेट लिस्ट में आती है वो जयराम ठाकुर जी ने उसको किया है, तो जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अब जैसे जीएसटी का है, सबसे बड़ा ऐतिहासिक निर्णय, आज तक पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। 2000 जब से जीएसटी का रिजीम आया, कभी कहीं किसी गवर्नमेंट ने हम्म रिफंड नहीं करा। वो तो जयराम ठाकुर जी हम्म सरकार है जिसने इसमें रिफंड करा। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, देखिए आप जी समझे क्रोनोलॉजी द्वारा से वामपंथी मित्रों की और कांग्रेस का जो इनका इकोसिस्टम है। अ, हम्म सितंबर में शायद 45वीं, अगर मेरा आंकड़े ठीक है, 45वीं जीएसटी काउंसिल थी लखनऊ में। वहां पे 12 से जी 18% रेट बढ़ाए गए। इसकी इम्प्लीमेंटेशन अक्टूबर में हुई। और धरने प्रदर्शन हम्म कब हो रहे हैं मनोज जी? धरने प्रदर्शन हो रहे हैं इलेक्शन ईयर में, बिल्कुल आपके जुलाई में। तो आज तक क्यों नहीं इसके धरने प्रदर्शन जनवरी में किए गए, फरवरी में किए गए? सबसे पहला इश्यू किसने उठाया माननीय मुख्यमंत्री जी से? इसको रोल डाउन करना चाहिए चेतन ब्राक्टा ने। मैं उस टाइम पार्टी में भी नहीं था। जनवरी में मैं जी माननीय मुख्यमंत्री जी को मिला और मैंने उनको बोला उसको करना चाहिए। तो देखिए ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। पर ओवरऑल जी। मैं किसी में कुछ नहीं बोल रहा। सब पॉलिटिकल पार्टी से चाहती है बागवान आगे बढ़े, और हम भी चाहते हैं बागवान आगे बढ़े। उनके रास्ते अलग है, हमारे रास्ते अलग है। चेतन जी, आप भी बागवानी करते हैं और आप भी पराला मंडी में खूब देखे गए, इस बार अपने सेब लेकर के गए। आपसे ये जानना चाहेंगे किस तरह से इस बार का सेब है, किस तरह के दाम यहाँ पर मिल रहे हैं? पर्सनली अगर मैं बोलूं तो हमारे जो थोड़ा सा क्रॉप्स वाली इतनी अच्छी नहीं रही है मेरी। अपनी अगर मैं पर्सनल बात करूं तो जो जब बिल्कुल मेरा, अब तो इसको बोलते हैं फैग एंड है सेब के सीजन का, तो रेट हमारे को अच्छे मिले हैं। मतलब अगर ओवरऑल मैं बोलूं तो 1800 से 2000 के करीब करीब ही हमारी एक पेटी बिकी है। ये अप्स एंड डाउन होते रहते हैं मार्केट में, पर ओवरऑल अच्छा यील्ड बागवानों को मिले। मैं तो बस यही प्रार्थना करता हूँ महादेव से। चेतन जी, अब ये सवाल बहुत ज्यादा यहाँ पर जनता के मन में है कि चेतन ब्रागटा जो 2022 में यहाँ पर आम चुनाव होने वाले हैं, उसको किस तरह से यहाँ पर देखते हैं? जिस दिन आप शिमला में आए थे, आपने आपके साथ बहुत से लोग वहां पर मौजूद थे, 9 मंडल अध्यक्ष वहां पर आपके साथ आए हुए थे, अगर मैं गलत नहीं हूं, और काफी जनता वहां पर मौजूद थी। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आपने हेलो हेलो। हेलो। मनोज जी। हेलो। हाँ? हमारा कानून ना जो है कहीं इजाजत नहीं देता है।
चेतन जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, एकदम मेरे को माफ लगता है करिएगा। नेटवर्क का इशू हो गया। हाँ बिल्कुल, नेटवर्क इशू आ गया था। अच्छा, मेरा आपसे प्रश्न था, सवाल था, शुक्रिया आप बने रहे यहाँ पर। कई बार टेक्निकल ग्लिचेस आ जाती है, ये इंटरनेट का जमाना है तो दिक्कतें आ जाती है। मैं सवाल समझ मेरा सकता ये हूँ। था, जी सवाल मेरा ये था कि 2022 के इलेक्शन को चेतन ब्रागटा जी किस तरह से देखते हैं? घर वापसी हुई है, लोग आपको अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का चेहरा मानकर यहां पर चल रहे हैं, आपका क्या इस पर स्टैंड है? देखिए, मैं बड़ा क्लियर हूँ। मैंने जब पिछले उपचुनाव थे तब भी मैंने टिकट नहीं मांगी थी, और मैं अब जी। तो बिल्कुल भी टिकट नहीं मांग रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी तय करे उन्होंने मेरे से क्या काम करवाना है। वो जैसे आदेश करेंगे, हम्म। संगठन मेरे को आदेश करेंगे, ठाकुर जयराम जी, सुरेश कश्यप जी, पवन राणा जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, जैसे मेरे को आदेश करेंगे वो हम वैसा ही करेंगे। अब बोलेंगे संगठन के लिए काम करो तो हम संगठन के लिए काम करेंगे। वो बोलेंगे कि किसी और में आपको हम दायित्व दे रहे, जिम्मेवारी दे रहे, तो हम उस तरह से करेंगे। मेरा जी। इस बारी हम बड़ा क्लियर है। देखिए, एक तो कांग्रेस में बुरी तरह से भयंकर वॉइड है इस टाइम लीडरशिप को लेकर, वो आपको भी दिख रहा है, मेरे को भी दिख रहा है। और जी। ठाकुर जयराम जी की के लिए लीडरशिप के अगर मैं कंपैरिजन करूं, कोई कंपटीशन कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। वो तो पता नहीं कितने धड़ों में बटी हुई है, एक दो तीन चार, अभी तक मुझे भी नहीं समझ आ पा रहा है। जी। ठाकुर जयराम जी डेवलपमेंटेड ओरिएंटेड वर्क्स को लेकर, जो रिवाज बदलोगा, जो हमारा मोटो है, उसको लेकर चले हैं। और आपको समझना पड़ेगा, ये अभी लास्ट 6 मंथ्स में नहीं हुआ है। ये शुरू हुआ हम्म। था 2018 से, जब वो मुख्यमंत्री बन गए थे, जब वो पूरे उन्होंने प्रदेश के दौरे शुरू करे थे, स्ट्रैटेजिकली उन्होंने प्लानिंग करी, संगठन का हर जगह जी। पे विस्तार करा, पूरा कश्यप जी से लेकर पवन राणा जी से लेकर, और जितने भी हमारे संगठन के लोग थे लगे थे, और एक संगठन का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको बढ़ाया था। इनफैक्ट उसको डिजिटली उसको अच्छी तरह से किया गया था। और एक हम जी। जिसको हम बोलते हैं, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अब तैयार है चुनावों के लिए। और मुझे लगता है इस बारी इतिहास हिमाचल प्रदेश में होने वाला है। ठाकुर जयराम जी एज अ मुख्यमंत्री वापस रिपीट करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे अवश्य 2022 में रिपीट करेगी। और जनवरी 2023 में माननीय मुख्यमंत्री जी की शपथ जयराम ठाकुर जी रिज से लेंगे। चेतन ब्रागटा जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जनता की तरफ से ही सवाल है। जनता के मन में सुगबुगाहट ये चली हुई है, और हमने जब भांपा इसको, तो लोग कह रहे हैं कि चेतन ब्रागटा इस बार जो है वो टिकट की गारंटी लेकर के आए हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, और इस बार तो पक्का उनको टिकट मिलेगी, और इस बार फतह हासिल हो जाएगी। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? आपको ना एक समझना पड़ेगा। देखिए, जब मैं कुछ दिन पहले मैं शिमला में था, तो वहां जी। पे भी प्रेस के बंधुओं ने मेरे से सवाल पूछा था कि आप टिकट को अप्लाई करेंगे। पहले तो भारतीय जी। जनता पार्टी में कोई टिकट को अप्लाई नहीं करता है, देर इज नो फॉर्म। जी। जी। और कोई कोई एडमिशन फीस नहीं देनी पड़ती, जैसे शायद कांग्रेस में देनी देनी पड़ती है कि फॉर्म जी। लीजिए और भरिए और हम इंटरेस्टेड है। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, क्योंकि मैं आईटी का कन्वीनर रह चुका हूँ, नेशनल जी। लेवल से लेकर हिमाचल लेवल तक। यहाँ पे मैं बिल्कुल। पूरा वो देख चुका हूँ, बड़ा सिस्टमेटिक होता है। आपके सर्वेज होते हैं, और सर्वेज एक नहीं, पता नहीं अलग अलग जगह के सर्वेज होते हैं, अलग अलग एजेंसी के सर्वेज होते हैं। और ओवरऑल आपका एक जो एक लीडरशिप स्किल्स है, आप कैसे आप एज ए इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है, और तब जाकर एक खाका तैयार होता है, और तब भारतीय जनता पार्टी बड़ी सिस्टमेटिकली टिकट देती है। हाँ, कुछ जी। लोग इसमें मेरे को अभी थोड़ी देर में कमेंट्स में ट्रोल करेंगे कि फिर आपके साथ क्या हुआ 2022 में, जी। इस जी। चुनावों जी। में, 21 के चुनावों में। चलो, वो एक यार्डस्टिक लगी परिवारवाद को लेकर, हम्म। पर बड़ा सिस्टमेटिक होता है। अगर उन यार्डस्टिक्स में, उन पैरामीटर्स में चेतन ब्रागटा या मनोज ठाकुर या कोई भी अदर इंसान या जी। व्यक्ति इसमें आता है, तो भारतीय जनता पार्टी इसको टिकट देगी। पर मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूँ, मैं टिकट नहीं मांग रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी से। जो मेरे को बोलेंगे मैं करने को बिल्कुल तैयार हूँ। चेतन जी, आपके साथ इतने लोग इलेक्शन के दौरान जुड़े, आपका अभी क्या उनके साथ जुड़ाव उसी तरह है जिस तरह से इलेक्शन के दौरान था? क्या आपका उनके बीच में जाना होता है? किस तरह से चीजें हैं यहाँ पर? इसके बारे में भी जरूर बताएं। 28 जुलाई को हमारी घर वापसी हुई, जब हम्म। मैं मुख्यमंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद लेके, पवन राणा जी का आशीर्वाद लेके, सुरेश कश्यप जी का आशीर्वाद लेकर मैं वापस आया। 13 अगस्त को ठियोग में हमारे बाकी साथियों की, जो हमारे साथ ऑलमोस्ट 45-46 लोग जो निष्कासित थे पार्टी से, उनको सबको वापस लिया गया। हम जी। एज अ ग्रुप काम करते थे, और हमारे साथ और भी लोग थे जो शायद निष्कासित जी। नहीं थे, पर वो हर जगह ये बोलते थे कि हम भी निष्कासित है, क्योंकि बाकी लोग भी निष्कासित है। सबकी हमारी घर वापसी हुई, और अब हम एक एज अ यूनिट, चाहे वो नए लोग हैं, चाहे एग्जिस्टिंग मंडल है, चाहे हमारे पुराने लोग हैं, चाहे नौ पूर्व मंडल अध्यक्ष और बूथ लेवल तक जितनी हमारी कमेटी, सब मिलजुल कर हम साथ चलेंगे। दुख सुख में, जैसे स्वर्गीय निंदर बरागटा जी जुब्बल नावर कोटखाई में एक एक परिवार में जाते थे, चाहे दुख हो चाहे सुख हो,
वैसे ही चेतन ब्राक्टा भी करता है। और मैं हमेशा इसके लिए तत्पर और संघर्ष करते रहूंगा, अपने जो हमारा एरिया उसकी आवाज उठाते रहूंगा, चाहे पावर में हूँ चाहे पावर में नहीं हूँ। और जिस तरह से मैं कार सेवा अपने क्षेत्र के लिए दे सकूं, वो मैं अपनी पूरी बेस्ट कैपेबिलिटीज के साथ मैं करते रहूंगा। जी, चेतन ब्राक्टा जी, हम आपसे ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि यदि मान लीजिए आपको मौका मिलता है और यदि आप इलेक्शन जीत जाते हैं, तो शॉर्ट टर्म गोल क्या आपका रहने वाला है? आप क्या JNK को लेकर के विजन रखते हैं कि यहां पर ये होना चाहिए, या कुछ हो सकते हैं स्वर्गीय नरेंद्र ब्राक्टा जी के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हो जिनको सिरे लगाना हो, अभी तक नहीं लग पाए हो, कुछ ऐसा है मन में? मैं जब हमारे उपचुनाव थे, तो मैं एक बड़ा विस्तृत अपना जो विजन स्टेटमेंट था वो लेकर मैं लोगों के बीच में आया था, और ऑब्वियसली वो सबसे ज्यादा अगर उसमें एम्फेसिस था हॉर्टिकल्चर को लेके था। ब्राक्टा जी जी। ने 20 साल पहले जब वो पहली बार बागवानी मंत्री बने थे, तो उन्होंने एक विजन ले डाउन करा था। उस विजन लॉर्ड में फूड प्रोसेसिंग था, उसमें सप्लाई चेन थी, उसमें सीए स्टोर थे, उसमें जो बैकएंड में हमारा जो हमारा बैकवर्ड है, जो हमारा बैकवर्ड मतलब जिसको हम बोलते हैं बैकवर्ड लिंकेजेस है, जैसे प्लांट्स है, क्वालिटी प्लांट्स है, उसको लेकर एम्फेसिस था। ये सारी चीजें हैं उसमें, जी। और उसको मॉडर्न नई सोच और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हमारे को आगे लेके जाना है। मैं फिर इस बात को एम्फेसाइज कर रहा हूँ, ब्राक्टा जी ने पूरा ले डाउन पूरा बागवानी के लिए करके रखा है, सिर्फ उसको धक्का मारने की जरूरत है, नंबर पुश वन। करने की जरूरत है। नंबर हाँ, पुश करने की जरूरत है। नंबर टू, मेरे को लगता है सबसे बड़ा जो इस टाइम किल्लत है, देखिए विडंबना है ये। विडंबना ये है कि हिमाचल प्रदेश पूरे हिंदुस्तान को पानी पिलाता है, क्योंकि हमारे जी। पास सबसे ज्यादा हमारी बारिश होती है, हमारे पास सबसे ज्यादा ग्लेशियर है, हिमालयस हमारे पास है। परंतु एप्पल ग्रोइंग एरिया में और काफी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में इरिगेशन के इश्यूज हैं। और मैं अगर आंकड़े शेयर करूं अप्रोक्सीमेटली, मैं थोड़ा गलत हो सकता हूँ, शायद 2-3% और जी। 4% 5% का मार्जिन ऑफ एरर होगा। 80% जो हमारा क्षेत्र है एप्पल ग्रोइंग एरिया, वो सिस्टमेटिक आईपीएच लाइंस के साथ नहीं है। मतलब ओके। इरिगेशन फैसिलिटीज हमारी नहीं, हम सिर्फ जो हम डिपेंडेंट हैं वो वेदर पे डिपेंडेंट है। और नेचुरल जबकि रेनफॉल। वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है। तो अगर सबसे बड़ा इम्पेसिस रहेगा आने वाले टाइम में, वो तो इरिगेशन को जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको रैंप अप करने का रहेगा, नंबर वन। नंबर टू, जी। ऑल्टरनेटिव व्यवस्था हमारे को यहाँ पे खड़ी करनी पड़ेगी। और मैं जुब्बल नावर कोटखाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पूरे क्षेत्र की, जिला शिमला की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, सेब है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, पर क्या जी। शुड यू कीप ऑल द एग्स इन वन बास्केट, जो एक थ्योरी है, बिल्कुल नहीं। बास्केट में एग्स बिल्कुल। के साथ बाकी चीजें भी रखनी चाहिए। तो मुझे लगता है बिल्कुल। हमारे को एम्फेसिस अब टूरिज्म की तरफ भी लेना चाहिए, और हमारा जो एरिया है वो बहुत ही सुंदर है और जी। अनएक्सप्लोर्ड एरिया है। और ऐसी जगह है जहां आप जाकर मतलब बाकी स्विट्जरलैंड और कश्मीर और बाकी जो हमारे हिमाचल की जगह है उनको भी भूल जाएंगे। तो हमारे को लगता है, मेरे को लगता है एडवेंचर स्पोर्ट्स हो, इको टूरिज्म हो, 5 स्टार देने की फैसिलिटी हो, और एवरेज टूरिस्ट के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की जरूरत हो, इसको लेकर भी जी। मैं बहुत मुखर होने वाला हूँ। परंतु जो आपने इस सवाल में पूछा कि अगर आप जीत जाते हैं, मैं जीतूं, मुझे टिकट मिले ना मिले, परंतु ये जो मेरे विजन है, ये तो अगर आप एमएलए भी नहीं बने तब भी इसको आप सरकार के साथ संवाद करके उठा सकते हैं, उसमें कभी मैं पीछे क्या नहीं बात, रहूंगा। बहुत बढ़िया। चेतन डॉक्टर जी, अब मैं अंत में आपसे फिर से वही सवाल पूछना चाहूंगा और उसी पर आना चाहूंगा जिससे हमने शुरुआत की थी, कि जिस तरह की टिप्पणियां यहां पर लगातार हो रही है, उस तरह की मानसिकता को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं, और क्या आपका जो आप कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों के द्वारा इस तरह की चीजें की जा रही है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मनोज जी, मुझे आपको भी देखते बहुत टाइम हो गया है। क्या इस तरह की टिप्पणी कभी आपने देखी? जो व्यक्ति स्वर्ग में चला गया हो, उसको बहुत ही अभद्र और अब्यूजिव लैंग्वेज दी गई, इस तरह का तो कभी माहौल हमने नहीं देखा, वो भी स्पेशली देवभूमि में, और वो भी जिला शिमला में, जिसको सबसे ज्यादा जी। जिसको हम बोलते हैं, इस तरह की इन्वायरमेंट हमारे क्षेत्र में नहीं है। बहुत ही ज्यादा जी। पीड़ा होती है। मैं तो सिर्फ चाहे वो हमारी पार्टी के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग हों, लक्ष्मण रेखा जी। इसको क्रॉस मत करिए। विचार की लड़ाई लड़िए ना, कौन रोकता है आपको? लड़िए, प्रेस में आइए, मुद्दों पे बोलिए, आप पर्सनल हिट भी करिए, पर अब्यूजिव लैंग्वेजेस यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। और आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और लोग इसका मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसका 2022 में इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा वगैरह वगैरह, मैं कोई रिटोरिक स्पीच नहीं दूंगा यहाँ पे, पर लोगों ने इसको देख लिया है। कुछ लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होंगे, कुछ विपक्षी पार्टी से जुड़े होंगे, परंतु सबसे बड़ा ऑडियंस जो सरकार बनाता है और गिराता है, वो जो न्यूट्रल लोग हैं, वो देख रहे हैं कि किस तरह की टिप्पणी आप स्वर्गीय ब्राक्टा जी पे कर रहे हैं। मेरा कोई बड़ा कोई इश्यू नहीं है, जाति सूचक वोट बोले, ये लोग बोलते रहेंगे, आगे भी मेरे को बॉक डाउन करने की कोशिश करेंगे, पर ब्राक्टा जी को उसमें जी। बीच में इनको लेकर नहीं आना चाहिए था। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य हुआ है, और मेरे को लगता है ये
जुब्बल नावरकोट और जिला शिमला की राजनीति में एक काला दिवस के रूप में जाना जाएगा ये दिन। बिल्कुल सही चेतन राक्टा जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि कम से कम जो लोग इस दुनिया में नहीं है उन पर तो इस तरह की टिप्पणी यहाँ पर नहीं की जानी चाहिए। और हमें बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आप कभी भी इस तरह की ना तो हेट स्पीचेस को प्रमोट करें और ना इस तरह की हेट स्पीचेस आप जो है इस तरह से सोशल मीडिया पर खुलेआम रखें। इससे हमें ये भी यहाँ पर जो है वो संदेश लेना चाहिए। चेतन राक्टा जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया हमारी रिक्वेस्ट पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मनोज जी, ऑलवेज प्लेजर टू बी इन लाइमस्टाइल टीवी। थैंक यू सो मच। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी में मनोज ठाकुर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।